Hello everyone, welcome back to the session. So in this session, we are continuing NEET 2025 paper discussion. So let's start today's session with the very first question, which is diagram based. So yes, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है ये भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि इन डायग्राम में से करेक्ट डायग्राम कौन सा है अबाउट नेफ्रॉन, जो कि नेफ्रॉन के पीसीटी और डीसीटी ट्यूब्यूल के बारे में सही इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब देखिए इसकी एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक है। हमें पता है नेफ्रॉन क्या है, किडनी के यूनिट्स है, राइट। किडनी में नेफ्रॉन सेल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं किस में, फिल्ट्रेशन में, रीएब्जॉर्प्शन में और सीक्रीशन में, राइट। तीन फंक्शन होते हैं इसके, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, राइट। सो इन तीनों में हेल्प करते हैं। तो इसमें रीएब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन के बारे में बताया गया है। अब देखिए दो इसमें ट्यूब्यूल होते हैं, एक तो होता है पीसीटी जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, राइट। और जो दूसरा है वो क्या होता है, डीसीटी। ठीक है, सो दिस इज पीसीटी एंड दिस वन इज डीसीटी। अभी आपको बताना है कि पीसीटी में किसका रीएब्सॉर्प्शन होता है, डीसीटी में किसका होता है। तो इसमें देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको तीन चीजें कॉमन दिखेंगी, जो कि क्या है, रीअब्सॉर्ब हो रही है, जो जो कि है CO3, NaCl एंड H2। ठीक है, NaCl, H2O, HCO3, ये तीनों चीजें ही रीअब्सॉर्ब करते हैं पीसीटी एंड डीसीटी, राइट। अब पीसीटी क्या सिक्रीट करता है, अगर मैं बात करूं, देखो इसकी बहुत छोटी सी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। पीसीटी जो है बेटा, यहाँ पे देख रहे हो पोटेशियम नहीं है बट डीसीटी में पोटेशियम है, राइट। तो पीसीटी का पीसीटी पोटेशियम नहीं है, ठीक है। और डीसीटी का है, डीसीटी का पोटेशियम है। समझ रहे हो इस चीज को? आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, डीसी डीसीटी का है, पीसीटी का नहीं है। ठीक है, तो मतलब पोटेशियम नहीं है बट NH3 है और हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, सेम डीसीटी का है, तो इसमें ये NH3 नहीं है, अमोनिया नहीं है। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, अगर पीसीटी के में पोटेशियम सीक्रेट नहीं हो रहा है सो इट मस्ट बी रीअब्सॉर्बिंग, राइट। तो मैं आपको लेके चलती हूँ एनसीईआरटी डायग्राम की तरफ। देखिए अभी यूरिन फॉर्मेशन इतना डिटेल में डिस्कस करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। सो एक डिफरेंट वीडियो में हम लोग यूरिन फॉर्मेशन के बारे में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। अभी आप एनसीईआरटी हाईलाइट देखिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा एलैबोरेट डायग्राम है और बहुत अच्छा और बहुत सुंदर डायग्राम है नेफ्रॉन का, तो आप देख सकते हो पीसीटी का नहीं है। ठीक है, पीसीटी का नहीं है, मतलब इसमें पोटेशियम यहाँ नहीं है बट यहाँ है। ठीक है, और डीसीटी का है, मतलब पोटेशियम ये है। तो ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है जिसकी वजह से आपके पीसीटी और डीसीटी आप याद कर सकते हो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज वेरी इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट। तो देखिए सभी ने सेंट्रल डॉगमा पढ़ा होगा, तो सेंट्रल डॉगमा में आपने आपने पढ़ा होगा कि जो डीएनए है उससे क्या बनता है बेटा, mRNA बनता है, और mRNA से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, राइट। और ये डीएनए ही आपस में रेप्लिकेट करते हैं। तो ये जो होता है ये ट्रांसक्रिप्शन से होता है, और जो mRNA से प्रोटीन बनता है ये ट्रांसलेशन से बनता है, राइट। सो बहुत ही सिंपल सी चीज है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से mRNA कन्वर्ट होता है, राइट। तो अभी यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है यूकैरियोट्स में, राइट, तो क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। तो देखिए जब भी यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन होता है तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, सॉरी, वो बनाता है HNRNA। समझिए इस चीज को, वो क्या बनाता है, HNRNA बनाता है।
HNRNA, मतलब इसमें कोडिंग सीक्वेंसेस भी होते हैं, इसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी होते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए स्प्लाइसिंग होती है, ठीक है, और कैपिंग होती है। तो बहुत ही तीन इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। कैपिंग होती है, पॉली एडेनाइलेशन होता है, जिसमें एडीन के जो रेजिड्यू होते हैं वो इसके एंड पे ऐड होते हैं और उसको स्टेबिलिटी देते हैं। और स्प्लाइसिंग होता है जिसमें नॉन कोडोन जो है वो निकल जाते हैं। आई टेक यू टू अगेन एनसीईआरटी हाईलाइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है किस तरह से कैपिंग हो रही है। कैपिंग हो रही है कहाँ पे, 5' एंड पे कैपिंग हो रही है मिथाइल गुएनोसाइन फॉस्फेट की। और जो है यहाँ पे हो रहा है पॉली एडेनाइलेशन, समझिए इस चीज को, 3' एंड पे क्या हो रहा है, पॉली एडेनाइलेशन हो रहा है, देन स्प्लाइसिंग हो रही है, जो नॉन कोडोन है वो निकल रहे हैं, राइट। तो इसके अलावा कुछ यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम्स के बारे में बता रखा है कि वो क्या क्या किस तरह से ट्रांसक्राइब करते हैं, जिससे कि पॉलीमरेज 1 RRNA को ट्रांसक्राइब करता है, ये HNRNA को करता है 2, और जो थर्ड है वो SNRNA, tRNA और 5S RNA को करता है। एनीवेज, यहाँ पे पूछा गया, लेट्स स्टिक टू द क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट के बारे में आपको बताना है। तो हमें पता है कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री mRNA, नहीं, ऐसा कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। रिमूवल ऑफ इंट्रोन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सोन, यस दैट इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो इंट्रोन्स होते हैं, नॉन कोडिंग सेगमेंट्स होते हैं, उनको हटा दिया जाता है। एडिशनल ऑफ मिथाइल ग्रुप एट 5' एंड, ये भी करेक्ट है बेटा। कैपिंग होती है, एडिशन ऑफ एडेनाइन रेजिड्यू 3' एन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बेस पेयरिंग ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसा कोई पेयरिंग नहीं होता है। तो बी एंड सी डी आपके करेक्ट है, बी सी एंड डी, राइट। सो सेकेंड आंसर इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट। तो यस, आपको बताना है कि जो पॉलीजेनिक ट्रेट है उसका क्या पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है। ये देखिए बहुत ही इजी है, मैं इसको 2 लाइन में खत्म करना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए पॉलीजेनिक ट्रेट ये होता है कि जब बहुत सारे जीन्स मिलके, 3 और मोर जीन्स मिलके क्या करते हैं, पर्टिकुलर ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एनसीईआरटी का अगर आप एग्जांपल देखोगे, तो यहाँ पे इन्होंने 3 जीन्स A B C बोला है कि ये ह्यूमन स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो इनहेरिटेंस होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सो सीधी सी बात है, ये मेंडल्स के लॉज तो फॉलो कर नहीं रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न हो जाएगा, राइट। ये तो ऑब्वियसली गलत हो गया, ऑटोसोमल भी नहीं हो सकते है ना, सेक्स वो ना ही ये एक्स लिंक हो सकते हैं, सेक्स लिंक नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन इट इज फ्रॉम बायोमोलिक्यूल एंजाइम्स के बारे में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कंटेन हीम एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो देखिए हीम मीन्स आयरन एटम से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने 4 एंजाइम्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं एंड यू हैव टू टेल कि इसमें से किस एंजाइम के पास प्रोस्थेटिक ग्रुप में हीम है। तो सबसे पहले समझते हैं भैया ये प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है। तो देखिए जो एंजाइम्स हैं, दिस इज वेरी गुड फ्लो चार्ट। तो जो एंजाइम्स हैं उनके 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, सिंपल और कॉन्जुगेटेड, ठीक है। तो जो सिंपल है उस वो नॉर्मली प्रोटीन से पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बनते हैं, जैसे कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन, राइट। बट जो यहाँ पे जो क्या है बेटा, बाकी के जो है कॉन्जुगेटेड मतलब ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं, क्योंकि प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, प्लस इनके पास एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। सो ये प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन मिलके क्या कहलाता है बेटा, ये हॉलो एंजाइम कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर। एक और क्वेश्चन 2025 के पेपर में यहां से आया है कि प्रोटीन पार्ट कौन सा होता है एंजाइम का। तो प्रोटीन पार्ट जो होता है वो होता है एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इट इज
कोफैक्टर, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। और जो कोफैक्टर भी होते हैं, अब उसमें भी कैटेगरीज होते हैं भैया, कुछ ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं। जो इनऑर्गेनिक होते हैं उनको एक्टिवेटर्स बोल देते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली मेटेलिक आयन से मिलके बने होते हैं। पर अगर आप बात करोगे ऑर्गेनिक की, तो देखो कुछ क्या होते हैं, बहुत एकदम कस के चिपके हुए होते हैं, मतलब बॉन्डेड होते हैं, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। उसको हम बोलेंगे को एंजाइम, मतलब उसको अलग ही नहीं कर सकते। और जो मतलब सॉरी, जो इजीली सेपरेट हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं को एंजाइम। बट जिसको हम सेपरेट ही नहीं कर सकते, जो एकदम मतलब केमिकली बॉन्डेड होते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो यहाँ पे वही पूछा गया है, प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, मतलब हीम कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो ऐसा किस एंजाइम में होता है? रुबिस्को, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज या कैटेलेज? बेटा एनसीईआरटी की साफ शब्द लाइंस में, साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि कैटेलेज वो एंजाइम है। ठीक है, यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। एंड देन सॉरी, एंड देन दे हैव मेंशन्ड अबाउट कैटेलेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट अ किंगडम प्रपोज्ड बाय विटेकर, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे क्या विटेकर की कैरेक्टरिस्टिक्स के स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। अब आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एज पर देयर बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता है कि जो विटेकर जी हैं, आर एच विटेकर, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और इन्होंने जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, इस तरह से इन्होंने अरेंज किया था बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। ठीक है, तो हमें पता है जो सॉरी, जो मोनेरा जो प्रोकैरियोट्स हैं वो सबसे पहले आएंगे, राइट। प्रोकैरियोट्स क्या है, देखिए सबसे पहले आएंगे। सो प्रोकैरियोट्स, राइट। देन उसके बाद हमें पता है जो सेलुलर लेवल के जो होंगे, क्योंकि सेल बेसिक यूनिट है, सेल से मिलके बने होते हैं क्या, टिश्यूज, देन ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, देन बॉडी, राइट। तो सेकंड होगा यूकैरियोट्स विद सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, मल्टी सेलुलर, ऑब्वियसली, राइट। मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉप्स विद सेल वॉल, अब फिर से सेल वॉल वाला आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या होगा, हेटेरोट्रॉप विद टिश्यू, ये तो एंड में आएगा। यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉप्स विद टिश्यू एंड ऑर्गन, इट शुड बी फोर्थ, राइट। अब क्या है, हेटेरोट्रॉप विद टिश्यू ऑर्गन लेवल। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले प्रोकैरियोट, जो सबसे बेसिक है, सबसे प्रिमिटिव है, सिंपल सा है, प्रोकैरियोट, जो कि नॉर्मल पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड से मिलके बना है। अब उसके ऊपर क्या आएगा बेटा, यूकैरियोट्स आएगा। यूकैरियोट्स थोड़े से इवॉल्व होते हैं, और कौन से यूकैरियोट्स आएंगे, सेल वॉल ऑर्गेनाइजेशन वाले। ठीक है, अब यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ सॉरी, अब क्या आएगा, मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफ आएगा, जो जिनकी सेल वॉल काइटिन से मिलके बनी है। देन यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ आएंगे जो कि टिश्यूज से मिलके बने हैं, और सबसे एंड में ऑर्गन सिस्टम वाले हेटेरोट्रॉफ्स आएंगे। सो दिस शुड बी दी सीरीज, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यस, इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, सी ई ए एंड डी डी, सी ई ए डी डी, मतलब सेकंड वाला हो गया करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी इजी यार, इसको तो पढ़ के ही बता दोगे आप। हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया? ऑब्वियसली रामदेव मिश्रा सर जो है, ये बीएचयू में थे। ठीक है, रिसर्च इन्होंने करी है इकोलॉजी में, काफी कम्युनिटी के सक्सेशन के ऊपर इन्होंने काफी रिसर्च करी है और दिया है उसके बारे में काफी कुछ हमें। सो यस, नाउ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग, दो लिस्ट दी हुई है। अच्छा, तो लिस्ट वन में आपको दिया हुआ है, लिस्ट टू में आपको दिया हुआ है। तो ये भी मुझे बहुत इजी लगता है, वैसे तो इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। अब देखिए जो हेटेरोक्रोमेटिन है, मैं तो इसको ऐसे याद करती हूँ एच डी करके। हेटेरोक्रोमेटिन को मैं याद करती हूँ एच डी करके, मतलब हेटेरोक्रोमेटिन जो कि डेंसली पैक्ड होते हैं, डार्कली स्टेन्ड होते हैं। ठीक है,
तो डी का तो 2 हो गया पहली नजर में, ठीक है, और करेक्ट हो गया। चलिए, अब यूक्रोमेटिन का ऑब्वियसली लूज वाला हो जाएगा, ठीक है। जो लूज लूज होते हैं, लाइटली स्टेन होते हैं। देखिए, हमको पता है जो डीएनए है वो क्रोमेटिन से मिलके बने हैं। जो डीएनए जब कंडेंस हो जाते हैं तो वो क्रोमेटिन बनाते हैं, और जब क्रोमेटिन कंडेंस होते हैं तो वो क्रोमोसोम बनाते हैं, जो कि एग शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा। नाउ, अगर हम बात करें हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन की, तो हेटेरोक्रोमेटिन मतलब जो डेंसली पैक्ड होते हैं, यहाँ पे बेटा ट्रांसक्रिप्शन भी मुश्किल से ही होता है। और जो लूजली पैक्ड होते हैं, दैट रीजन इज कॉल्ड यूक्रोमेटिन, ठीक है। तो हो गया। अब अगर हम एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज की अगर हम बात करते हैं, तो इन्होंने बताया था कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है। और फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया था बेटा, एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे। सो इसका आंसर 3 इज करेक्ट। आगे बढ़ते, न्यू प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स रेफर्स टू। वेरी इजी। अब आप क्लास 12 के ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में चले जाइए, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा न्यू प्लास्टिक की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हम बात करें तो न्यू प्लास्टिक क्या होते हैं बेटा, कैंसरस सेल्स होते हैं, राइट। तो जो कैंसरस सेल्स होते हैं, और जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर सेल्स भी बोल देते हैं। अब जो कैंसर होता है, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, देखिए उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है, ये ना आपस में एक दूसरे को धक्का देते रहते हैं, मतलब कांटेक्ट इनहिबिशन करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ग्रोथ होती है वो कंट्रोल्ड रहती है, ठीक है। बट किसी के बॉडी में कैंसर कब फैलता है, जब ये प्रॉपर्टी लूज हो जाती है, समझ लो, जब ये कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लूज हो जाती है, जिसकी वजह से दो तरह के ट्यूमर्स बनते हैं। बेनाइन, जो कि क्या होते हैं, एक ही जगह पे रहता है, और जो दूसरा होता है, इट इज वेरी डेडली, दैट इज कॉल्ड मैलिग्नाइट, ठीक है। ये क्या करता है कि अपनी जगह से दूसरी जगह में फैल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सेल्स को क्या बोलते हैं, न्यू प्लास्टिक सेल्स बोलते हैं, जो कि रैपिडली इन्वेड करते हैं और डैमेज करते हैं आसपास के टिश्यूज को। और जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनको डैमेज करते हैं, वहां इन्फेक्शन कॉज करते हैं, वहां के सेल्स में कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को खराब करते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है। अब इसके देखिए बहुत सारे कॉजेज होते हैं कैंसर के, फिजिकल, केमिकल, कुछ कार्सिनोजन से हो जाता है, कुछ एक्सरेज, यूवी रेज की वजह से हो जाता है, कई लोगों को टोबैको च्यू करने की वजह से हो जाते हैं। ओके, सो देयर आर सेवरल रीजन एंड इट इज वेरी डेडली प्रॉब्लम। तो यस, सॉरी, ये हो गया, राइट। सो इन्वेडिंग, सो सॉरी, यस, सो मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल, रैपिड इन्वेजन एंड डैमेज, ठीक है। तो ए बी सी आपका क्या है, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं टू अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। सो स्टेटमेंट वन सेज डीएनए फ्रैगमेंट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। भाई इसने बोला है जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसमें क्या होता है, डीएनए फ्रैगमेंट्स मिलते हैं, और जो डीएनए के जो बेटा फ्रैगमेंट्स मिलते हैं वो यूज होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए में। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है किसी भी चीज को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। चाहे आप वो बीटी कॉटन ले लो या इंसुलिन ले लो, तो उन सब में क्या होता है, प्लाज्मिड्स में हम अपना मनपसंद का डीएनए लगा के उस प्लाज्मिड को हम उस होस्ट में डाल देते हैं जिसमें हमें वो प्रॉपर्टी चाहिए। जैसे कि हमें कॉटन्स को बॉलवॉर्म्स या इन सब से बचाना होता है, तो हम उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल देते हैं, ठीक है। अब वो उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाता है, वो उससे उसको बचा लेता है। तो इसमें ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट तो देखिए करेक्ट है। अब स्टेटमेंट टू देखते हैं। स्मॉलर साइज डीएनए फ्रेगमेंट्स आर ऑब्जर्व नियर एनोड while larger fragments are found near the wells in an agarose gel। तो भाई आप सबसे पहले ये देखिए, ये इस डायग्राम को आप देखिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये मशीन होती है, ठीक है। ये मशीन में जैसे ही स्विच ऑन होता है मैग्नेटिक फील्ड चलने लग जाता है। दो रॉड होते हैं, कैथोड एंड एनोड। कैथोड क्या है, नेगेटिव रोड है, एनोड क्या है, पॉजिटिव रोड है। हमें पता है डीएनए जो है एक नेगेटिव मॉलिक्यूल है ड्यू टू फॉस्फेट प्रेजेंस, राइट। तो नेगेटिव चीज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी, राइट। तो जो छोटे छोटे जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो क्या है, जल्दी जल्दी से चल के आ जाएंगे, है ना, एनोड की तरफ। और जो लार्जर वाले हैं वो थोड़े से दूर रह जाएंगे, सैंपल वेल्स की तरफ रह जाएंगे, राइट। तो दिस वन इज द करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे आपको दिया हुआ भी है, इस तरह से हम उसको देख भी सकते हैं विजिबल करके यूवी रेस के अंदर इथिलियम ब्रोमाइड डाल के। चलिए आगे बढ़ते हैं मैचिंग की तरफ। अगेन वेरी इजी मैचिंग। तो यहाँ पे हमको पता है, देखिए नीचे से शुरू करते हैं। एलेनाइन क्या है, अमाइनो एसिड है। कोशिश करा करिए इसमें एलिमिनेशन लगाने की, आपका टाइम सेव होगा। तो जो डी है वो 4 है। अब ये जो डी है वो दो जगह 4 है। तो जो एडेनाइन है वो क्या है, नाइट्रोजन बेस है। सो सी का क्या हो गया 1। अब भाई D4C1 ये तो गड़बड़ हो गई। अब अगर आपको एडेनोसाइन भी पता है सो ए का 3 हो जाएगा। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन इट इज टुवर्ड्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, अब आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। सो सॉरी 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग रिडक्टिव डिवीजन फॉर ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट्स अर्लियर देन दैट ऑफ मेल गैमेटोजेनेसिस। ये बिल्कुल सही है भाई। मेल का जो गैमेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है, बट उनका मतलब पेट से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए गैप बिटवीन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड सेकंड मियोटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर। ये भी ठीक है। फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी, नहीं बेटा ये करेक्ट नहीं है। अब देखिए इसके लिए मैं आपको एनसीईआरटी हाईलाइट पे लेके जाना चाहती हूँ। तो जो फर्स्ट पोलर बॉडी है क्या वो प्राइमरी oocyte बना रही है, इस चार्ट पे देखिए जरा। नहीं ना, राइट। तो इट विल बी इनकरेक्ट। एलएच लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर, बेटा बिल्कुल गलत है ये। अगर देखो एलएच सर्च हो रहा है तो क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, राइट। तो मतलब ये वो डे है, 14th डे है जहां पे ओव्यूलेशन हो रहा है, जब एलएच और एफएसएच पीक पे होते हैं, और ये हाई टाइम होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। सो ये दोनों ही इनकरेक्ट हो गए, विच मेक्स ए एंड डी करेक्ट। तो ए एंड डी आर ट्रू, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर, भाई एक्टोपैरासाइट होते हैं। आई होप ये सभी ने करेक्ट किया होगा। अगर आप जाओगे वर्टिब्रेट्स की तरफ तो देखिए वर्टिब्रेट्स में ये साइक्लोस्टोमेटा वो वाली कैटेगरी है जिसके पास जॉज नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जो साइक्लोस्टोमेटा है बेटा ये सब एक्टोपैरासाइट होते हैं, मतलब किसी ना किसी फिश के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, राइट। चलिए और इनके पास सकिंग सर्कुलर माउथ होता है, जॉज नहीं होते हैं, और बॉडी के पास किसी भी तरह के स्केल्स नहीं होते हैं। और अगर हम बात करिए माइग्रेन होते हैं, बट जब स्पॉन करना होता है, अंडे देना होता है, तो ये क्या करते हैं, फ्रेश वाटर के पास चले जाते हैं। चलिए अब आते हैं एजर्शन एंड रीजन पे, विच इज अबाउट गोल्जी एपरेटस। तो इसमें एजर्शन बोला गया है प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्जी इज टू पैकेज मटेरियल्स मेड बाय ईआर एंड डिलीवर इट टू द इंट्रासेलुलर टारगेट एंड आउटसाइड द, ठीक है। ये भाई करेक्ट है भाई। गोल्जी बॉडी का क्या काम है, पैकेजिंग करता है, ग्लाइकोसाइलेशन करता है, ठीक है। उसको पैक करता है, मॉडिफाई करता है, और वेसिकल्स बना के उसको भेज देता है, ठीक है। चलिए अब रीजन क्या है, वेसिकल्स कंटेनिंग मटेरियल मेड बाय ER fused with cis phase of Golgi and modified and released from trans phase। बेटा ये देखो ये दोनों ही करेक्ट हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, दो तरह के होते हैं। स्मूथ वाले क्या करते हैं, लिपिड्स और फैट्स के बनाते हैं, और जो RER है रफ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन्स और फैट्स हैं ये सब किसके पास जाते हैं, एक फैक्ट्री मान लो आप,
गोल्जी बॉडी के पास जाते हैं। ये जो गोल्जी बॉडी है ये पैकेजिंग का काम करती है। जैसे कि रॉ मैंगोज जाते हैं ना फैक्ट्रीज के पास, वो उसका फ्रूटी बनाती है, पिकल बनाती है, इस तरह से बनाती है, उसको पैक करके मॉडिफाई करके फिर उसको जो भी टारगेट्स होते हैं वहां भेज देती है। तो सेम चीज ये करते हैं, ठीक है। तो दोनों ही करेक्ट है। बट अगर हम बोले तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इसका आंसर टू विल बी द करेक्ट, ठीक है। चलिए, नाउ अगेन मैचिंग लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा, सॉरी हाँ ये रहा। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा इट इज टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सीड, ठीक है। तो स्क्यूटेलम, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, एपीब्लास्ट एंड पेरिस्पर्म। तो चलिए पेरिस्पर्म से शुरू करते हैं। तो पेरिस्पर्म में क्या होता है, ये पर्सिस्टेंट न्यूक्लियस न्यूसिलस का जो अमाउंट बच जाता है उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म, ठीक है। जो न्यूसिलस क्या है, न्यूट्रिटिव टिश्यूज होते हैं। अगर ये बच रह जाते हैं कुछ अमाउंट में तो उसको, उस चीज को हम बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड्स। किसी सीड्स में न्यूक्लियस का अमाउंट रह जाता है, जैसे कि ब्लैक पेपर हुआ और आपका बीट रूट हुआ, इन सब में ये रह जाता है। सो दैट इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। चलिए, अब जो एपीब्लास्ट है ये क्या है, रूडिमेंट्री कॉटिलेडन होता है। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड वो होते हैं जिन सीड्स में पूरा ही एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा ग्राउंड नट में होता है। इसकी तरह क्या है, कॉटिलेडन ऑफ मोनोकॉट सीड है, ठीक है। तो इसका कौन सा करेक्ट हो गया, डी का 1, सी का 4, बी का 3 एंड ए का 2। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, एपीब्लास्ट आपको यहाँ पे दिख गया, स्क्यूटेलम दिख गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन असर्शन एंड रीजन, जो कि है किसके बारे में बेटा, वर्टिब्रेट्स के बारे में है। एनिमल किंगडम पे पहुंच जाइए, अब क्लास 11th में पढ़ा था। सो असर्शन इज सेइंग ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो भाई ये भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है साफ साफ। अभी आपको लेके चलते हैं। अब इसका रीजन समझ लीजिए क्या दिया हुआ है। मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा possesses notochord during embryonic period, and then this notochord is replaced by cartilaginous or bony vertebral column in adults। तो देखिए दोनों ही करेक्ट है एंड ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये बात बिल्कुल सच है कि देखिए जो सबसे पहले अगर मैं फाइलम कॉर्डेट की बात करूं तो इसके पास 3 सब फाइलम होते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेनोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो अगर आप देखोगे यूरोकॉर्डेटा में तो केवल लार्वल टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, सिफेलोकॉर्डेटा में हेड टू टेल प्रेजेंट होती है। बट अगर हम बात करें वर्टिब्रेटा की तो वर्टिब्रेटा में क्या होता है बेटा, वर्टिब्रेटा में होता है कि वो रिप्लेस हो जाती है बाय अ कार्टिलेजनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट दिया गया है। और ये कॉर्डेट फाइलम के 3 फीचर्स होते हैं, नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट्स। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट। अब ये किसके बारे में, एंटीबॉडी के बारे में। अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए ईच एंटीबॉडी हैज 2 लाइट एंड 2 हेवी चेन्स, वेरी करेक्ट। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पे पहुंच जाइए। हैवी एंड लाइट चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये भी करेक्ट है। एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट सी टर्मिनस ऑफ रीजन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। अच्छा, constant region of heavy and light chain are located at C terminus of antibody molecule। अच्छा, अब देखिए अब इसके लिए आपको डायग्राम मैं दिखाना चाहूंगी। जो एंटीबॉडी है ये जनरली वाई शेप होती है, ठीक है, जिसमें से 2 लाइट चेन होते हैं, 2 हैवी चेन होते हैं। अगर हम बात करें एंटीजन बाइंडिंग साइट की तो वो क्या होता है, एन टर्मिनस पे होता है, राइट। वो क्या होता है, एन टर्मिनस पे होता है, सी टर्मिनस पे नहीं होता है। तो ये यहीं पे इनकरेक्ट हो गया। अगर हम बात करें कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन आर लोकेटेड एट सी टर्मिनस ऑफ एंटीबॉडी, तो ये बात भी बिल्कुल सही है भैया। जो कांस्टेंट रीजन होता है हैवी और लाइट चेन का वो सी टर्मिनस पे होता है, दैट इज करेक्ट। चलिए
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज अबाउट आरएनए इंटरफेरेंस. सो यस, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए इज पॉसिबल. वाई? आरएनए इंटरफेरेंस बिकॉज ऑफ. तो भाई, जो हमें पता है आरएनए इंटरफेरेंस में क्या होता है, ये जीन साइलेंसिंग का प्रोसेस है, बहुत अच्छी और मतलब बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है, जिसमें क्या होता है कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाया जाता है. तो जब भी कोई नेमेटोड अटैक करता है उस प्लांट पे, तो वो जो डबल स्ट्रैंडेड का जो एंटीसेंस होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है उस नेमेटोड के सेंस वाले आरएनए के संग, और उसको चॉप ऑफ कर देता है, और वो कोई भी डिसीज कॉज नहीं कर पाता है. देखिए, इसका बहुत ही सिंपल सा मैं आपको एक वो देना चाहती हूँ कि सपोज ये क्या है, टोबैको प्लांट है, राइट? टोबैको प्लांट है. इस बेचारे को निमेटोड के अटैक से बचाने के लिए क्या किया गया, इसमें इंट्रोड्यूस कराया गया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. ठीक है, अब जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, तो ये क्या करेगा, ये क्या बनाएगा, सेंस और एंटी सेंस बनाएगा, राइट? जो कि क्या है, दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. अब जब भी कोई नेमेटोड अटैक करेगा इस पे, सपोज किसी नेमेटोड ने अटैक कर दिया, राइट? तो क्या होगा, ये जो एंटीसेंस है, ये इसके सेंस वाले आरएनए के साथ जुड़ जाएगा और इसकी जो जीन है उसको साइलेंस कर देगा. समझिए इस चीज को. सो दिस इज दी. वैसे और भी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत डाइसर इन्वॉल्व होता है जो कि चॉप ऑफ करता है, रिस्क कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है. अभी उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, बस मैं आपको एक कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू देना चाह रही हूँ कि इस तरह से होता है. ओके. तो जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए होते हैं, वो आपस में बाइंड करके उसको साइलेंस कर देते हैं. सो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, वेरी इजी क्वेश्चन यार, इसको तो आप देख के ही बता सकते हो. आर वाई फॉलो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है. इफ आर आर वाई वाई प्रोड्यूस राउंड येलो एंड स्मॉल वाई प्रोड्यूस रिंकल ग्रीन सीड, तो उसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा? आई डोंट थिंक कि इसको सॉल्व करने की जरूरत है, 10th क्लास में भी हो जाता है, और आपको मेंडल्स के लॉज में भी ये पुनेट स्क्वायर मिल जाएगा. मेरी तरफ से ये आपको होमवर्क है कि प्लीज इसका वो बनाइए, पुनेट स्क्वायर बनाइए, राइट? बनाइए और फिर बताइए कि क्या फिनोटिपिक रेशियो यही आ रहा है. 9 किसका है, 3 किसका है, 1 किसका है, राइट? चलिए. हिस्टोन्स आर एनरिच्ड विद. देखिए, हमें पता है डीएनए बहुत लंबा होता है, उसको पैकेजिंग के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स लगते हैं. स्टोन उस इज वन ऑफ देम. हिस्टोन ऑक्टामेर होता है जिसके अराउंड डीएनए को रैप किया जाता है. तो जो हिस्टोन है वो किस प्रोटीन से मिलके बना होता है? बेटा, ये बेसिक प्रोटीन से मिलके बना होता है, लाइसिन एंड आर्जिनाइन. ठीक है, बहुत ही याद रखने वाली चीज है क्योंकि इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, चलिए. अब ये बात आ जाती है मेंस्ट्रुएशन की, विच इज फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन. तो देखिए, ह्यूमन फीमेल्स जो होती हैं उनकी साइकिल होती है. तो क्या साइकिल होती है? डेली एक एग रिलीज होता है. अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है, तो वो एग जो है अलोंग विद यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग वो रिलीज आउट हो जाता है बॉडी से. उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन. तो जो पहला मेंस्ट्रुएशन होता है, जो फर्स्ट टाइम पीरियड्स होते हैं, उसको बोला जाता है मेन आर. और जो लास्ट होता है, जब ये प्रोसेस रुक जाता है, उसको बोला जाता है मेनोपॉज. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगेन दिस इज वेरी इजी. अगर हम बात करें हार्ट की, तो देखिए हार्ट के पास क्या होता है, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर होता है. तो अगर आपको यही चीज पता है कि हार्ट इज रिलेटेड विद दिस एएनएफ, तो आप तुरंत इसको कर सकते हैं, राइट? बिकॉज ए का क्या हो गया आपका
3 हो गया। और बी जो अगर है किडनी, अब आप देख सकते हैं ये एरिथ्रोपोइटिन है। और अगर हम बात करें गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, तो हमें पता है ये सीक्रेटिन यहाँ पे ही सीक्रेट होता है। और जो कॉर्टेक्स है वो एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करता है। सो अगर आपको इसमें से ये हार्ट के बारे में ही पता है तो आप तुरंत देखते ही ये विद इन सेकेंड्स कर दोगे, 2 सेकेंड का है ये आंसर। चलिए, प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। वी हैव जस्ट डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, कॉन्जुगेटेड एंजाइम, राइट? प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। ओके, सो दिस वन इज ऑल्सो आई वुड लाइक टू गिव इट इन होमवर्क कि भाई क्या यूनिट होती है प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम की। सो यस, ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड दी सेशन। अगर किसी के कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। So on this question, we are ending NEET 2025 series and we will begin the new series which will be chapter wise, right? तो हम sexual reproduction planning plants की सबसे फर्स्ट क्वेश्चन सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, बिकॉज जो लोग 12th क्लास में आए हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अभी रिप्रोडक्शन यूनिट होपफुली खत्म हो गई होगी सभी की, सो इट विल हेल्प देम in revising the concepts, right? So आज के लिए इतना ही. We will meet in the next section, in the next session. So yes, bye bye, take care.